तो ये EMI के बाद अब बात आती है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो यदि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? मैंने कहा क्यों यूज करूं मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को? जैसे आप कभी कार, स्कूटी, बाइक, किसी की वॉशिंग के लिए यदि गए तो आप देखेंगे उसके पास एक नोजल होता है। नोजल को यदि ज्यादा खोल दिया तो पानी ऐसे फैल के जाएगा। नोजल को यदि नैरो कर दिया तो पानी बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके जाएगा, और जितना कॉम्पैक्ट होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप धूप में 1 घंटा बैठ सकते हो, यदि एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस में लाके और एक सारी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दूं तो आग लगा देती है। तो जब मैं ज्यादा फील्ड लाइन को छोटे क्रॉस सेक्शन में लेके आऊंगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और वो जब किसी मेटल पर टकराएगा तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा। उसका मोमेंटम बढ़ेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगा, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, वो ज्यादा करंट जनरेट करेगा। तो इसलिए जरूरत पड़ती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो यदि बेटा हम बात करें क्या है अब मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो चैप्टर ये बहुत बेटा अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। जब तक आप इसे डिटेल में नहीं समझेंगे, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तब या तो शुरू से ना करें या फिर बेटा बीच में क्लास में से हट जाए। तो बेटा अब है मैग्नेटिक फ्लक्स। The total number of line of forces, total number of line of forces crossing linked with cross section, linked with cross section normally, that is surface integral of magnetic field intensity linked with cross section is known as magnetic flux। क्या कहते हैं इसे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स, विच इज स्केलर क्वांटिटी and its unit is Weber। क्या है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स? फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस ऑफ थीटा एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। ये पूरा ही लिख देता हूं, सुनो। बी डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर डी एस, फाई बी बेटा बी मॉडुलस नॉर्मल यूनिट वेक्टर cos ऑफ थीटा इंटू ds। फाई बी इक्वल्स टू बेटा बी बार cos ऑफ थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ds। नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है और फाई बी इक्वल्स टू जस्ट बी ए cos ऑफ थीटा। यूनिट होती है बेटा वेबर। या तो ये फ्लक्स होता है या फिर ये बेटा फ्लक्स होगा। यहां पर
ये बातें तो बेटा अभी देखेंगे। ये मेरे पास एक मैग्नेट थी और मैग्नेट से ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे आती हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इधर जरूरी है भैया, जरूरी है। और कहां से आएंगी बेटा जब पोल इधर है तो पोल से जनरेट होती बिल्कुल खोलने से आएंगी है। क्या कह रहा है बेटा? बिल्कुल खोलने से चली आएंगी, वो कहीं आ सकती है ना साइड से। इस साइड से आ तो रही है बेटा, लेकिन जब पोल यहां बनेगा तो यहीं के तो इम्पैक्ट निकल निकल के जाते हैं, साइड से क्या यहीं से थोड़ी ना चली जाती हैं बेटा। मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है बेटा, उन ओरिएंटेशन से एक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है। एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, उन्हें फील्ड लाइंस कहते हैं। अब बेटा यदि मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन था, इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया ds, ये मैंने ले लिया नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और यहां से बेटा क्योंकि आपको फ्लक्स और टॉर्क में एक बात याद रखनी है, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था जब भी किसी फील्ड लाइन पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखनी होती है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये, और बेटा जो भी एंगल बनेगा ये होगा थीटा। तो थीटा एंगल होता है किसका? नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड का। आप यहां पर ले सकते हो कोई कॉइल, आप यहां पर ले सकते हो कोई कॉइल, एक यहां पर ले सकते हो, जहां मर्जी। एक क्रॉस सेक्शन में से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है? जैसे पहले भी मैंने कहा था एक झाड़ू, झाड़ू एक रिंग सी होती है, उसके अंदर कितनी सिल्कें पास हुई हैं, वो क्या है? फ्लक्स है। एक टूथब्रश, एक क्रॉस सेक्शन से कितनी लाइंस बाहर निकाली है, कितने हमने एयर्स बाहर निकाले हैं। कोई बहन बेटी, कोई भी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, कोई भी है जो अपने सारे लंबे बालों को एक रबर बैंड में बांध देती है, वो क्या है? फ्लक्स। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एक रस्सी, रस्सी में छोटे छोटे रेशे इकट्ठे होकर बड़ी रस्सी बनाती है, तभी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन निकालने का तरीका ये है, ये फॉर्मूला। और यहां थीटा जो होगा एंगल ऑफ बी फ्रॉम द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। टॉर्क हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दोनों ही केसेस में एंगल नॉर्मल से लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। यदि आप एंगल का ध्यान नहीं रखते हो तो बेटा वहां फ्लक्स 0 होगा। आप कहेंगे नहीं वहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री है यदि एंगल तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। जैसे यहां पर मैं देखूं पहला, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री देन फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम BA। ये बेटा मैक्सिमम फ्लक्स है। यदि थीटा 90 डिग्री है तो बेटा फ्लक्स क्या है? मिनिमम है। सीधी बात ऐसे है कि टॉर्च लेके आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में टॉर्च पकड़ेंगे, सारी रोशनी आगे जाएगी। आप टॉर्च ऊपर कर लो और ऐसे चलो तो सामने तो कुछ नहीं नजर आएगा। तो नॉर्मल, आपका नॉर्मल किधर है? अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा नॉर्मल ये, ऐसे यदि टॉर्च पकड़ूंगा तो सारी रोशनी मेरे सामने होगी। ये नॉर्मल हो गया। टॉर्च ऐसे पकड़ ली 90 डिग्री तो फ्लक्स हो ही नहीं सकता। तो यहां पर फ्लक्स जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इकट्ठी होंगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जब वो जाके मेटल से टकराएगी तो वो ज्यादा इंपैक्ट देगी, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ज्यादा मोमेंटम होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेंगे, उनकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, वो करंट भी ज्यादा इंड्यूस करेंगे। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट फ्लक्स का, ये तो किसी भी किससे हुआ? मेटल से। अब यहां पर यदि मैं कोई कॉइल्स की बात करता हूं, ये केवल एक टर्न है, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो
if n number of turns, तो बेटा फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कोस ऑफ थीटा। और वो टर्न यदि रोटेट होते हैं तो आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा है या सर्कुलर मोशन पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैं इसके सामने ऐसे रखा, मैं इसे पीछे लेके जाऊं, इसे आगे लेके जाऊं, तो कभी फील्ड लाइन ज्यादा होगी, कभी कम होगी। मैं इसे आगे लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, फील्ड लाइन कम और ज्यादा होगी। दो प्रोसेस हो गई, या तो कॉइल को रोटेट करो या मैग्नेट को रोटेट करो, आगे पीछे डिस्प्लेस करो, या फिर ऐसे रखो और इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाओ, तो कभी सारी फील्ड लाइन इसमें जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। जैसे डिस्को में लाइट चलती है, ग्रीन रेड, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, कभी रेड लाइट आ गई, कभी ग्रीन लाइट आ गई, तो फ्लक्स के चेंजेस होते हैं। या आपने देखा बल्ब लगा के पंखे के सामने और पंखे को चलाओ तो उसकी लाइट देखोगे आप ऐसे इस तरह से चेंज होगी, क्योंकि वो फील्ड लाइंस है और ये फैन उन फील्ड लाइंस को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये सब जनरेटर के ही प्रोसेस है बेटा, पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ईएमआई तभी होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जितनी फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसलिए मैंने लिखा भी था व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट के बाद में यहाँ पर आते हैं फैराडे लॉ। फैराडे ने दो कॉन्सेप्ट रखे। उसका पहला कहना यह था कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कंडक्टर स्ट्रेट हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, यदि वो किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, एंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। दूसरे में उसने कहा कि द change in flux is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. जितना फास्ट चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा स्कूटर ही हो सकता है, जनरेटर तो अवेलेबल नहीं होगा। कहीं भी बजाज का स्कूटर मिले आपको, उससे 2 मिनट कहो कि भैया मुझे एक चीज चेक करनी है, आप उसकी हेडलाइट ऑन करो, स्टार्ट कर दो, फिर हेडलाइट को देखो, तीसरे बंदे कोई दूसरा बंदा होगा उससे कि भैया थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर दो, जैसे जैसे एक्सेलरेटर देगा उसकी हेडलाइट क्या होती, तेज होती चली जाती। अब जो ट्रैक्टर्स आते हैं उनमें बैटरी, और किसान क्या करते हैं, एक बार बैटरी खराब होगी तो फिर नहीं बदलते, ढलान में खड़ा किया स्टार्ट कर देते। ऐसे ट्रैक्टर्स में होता है जितने एक्सेलरेटर देंगे उसकी हेडलाइट उतनी ही तेज जलेगी। लेकिन आजकल जब स्कूटी और ये बाइक वाइक जो आ गया है, इनमें बेटा जो क्या है आपकी हेडलाइट है वो डायरेक्ट बैटरी से चलती है, तो एक्सेलरेटर कम हो या ज्यादा हो तो इनकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डायरेक्ट ऑल्टरनेटर से जुड़े हुए होते हैं वहां एक्सेलरेटर बढ़ने पर वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हमारे गांव में या आपने देखा होगा, आपने कहीं शादी ब्याह में जनरेटर चल रहा था और जनरेटर जब बंद करते हैं तो धीरे धीरे बंद होगा, तो बल्ब भी धीरे धीरे बंद होगा। एकदम एक्सेलरेटर बढ़ा दो, बल्ब क्या होगा, और तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 लॉ दिए थे फैराडे ने, और 2 लॉ दिए थे इसने, किसमें, फैराडे ने ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिससे बैटरीज बनती है, जिससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है नर्नेस्ट इक्वेशन से। तो बेटा अब बात आती है मेरे लॉज ऑफ फैराडे। फैराडे ने क्या लॉ रखे उन्हें देखो जरा, और इसमें आप देखोगे इनर्शिया। तो पहले बेटा हम बात करते हैं लॉज ऑफ फैराडे। There are 2 laws given by Faraday to discuss
द EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज linked with coil or conductor, then EMF induced in it due to its resistance current is also induced। करंट भी इंड्यूस हो जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द चेंज इन फ्लक्स? यदि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, मैंने आपसे बात की थी, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। एक कॉइल यहां पर रखी हुई थी, ये कॉइल है। अब ये फिक्स है बेटा। अभी बस जब एक बार कॉइल रखी तब फ्लक्स चेंज हुआ। इसे चेंज करना है तो मैं इसे थोड़ा आगे लेके चला जाऊं कॉइल को। पहले सारी लाइंस इसमें से पास हो रही थी, अब कम लाइन पास हो रही है। मैं इसे थोड़ा और आगे लेके चला जाऊं, अब लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होगी? और कम होगी। मैं इसे और थोड़ा आगे लेके चला जाऊं, एक भी लाइन चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली यही तो चेंज है, यही तो चेंज इन फ्लक्स है बेटा। फ्लक्स, अब यहां दो केस थे कि कॉइल ऐसे रखी, ये मैग्नेट, मैं बेटा कॉइल को पीछे पीछे लेके जाऊं या कॉइल को आगे लेके जाऊं, दोनों तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। या फिर इसे फिक्स रखूं, मैग्नेट पीछे ले जाऊं, या फिर मैग्नेट आगे लेके जाऊं, दोनों तरह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे। तो बेटा जी बात आई, ये तो फर्स्ट लो। अब आता है बेटा सेकंड लो। सेकंड लो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to induced EMF. It states that the rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। जितना फास्ट चेंज होगा, जितना जल्दी जल्दी से चेंज करोगे, उतना ही EMF ज्यादा डेवलप होगा। वोल्टेज बढ़ती जाएगी, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट बढ़ती जाएगी। अब इस चीज को यदि बेटा मुझे देखना है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट चेंज करो। तो ये कहता है बेटा डी फाई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे कहता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो कैपिटल ई था वो बेटा डीसी करंट में ईएमएफ था। यहां पर स्मॉल ई जो है वो इंड्यूस्ड है। करंट भी स्मॉल से रिप्रेजेंट करूंगा, ईएमएफ भी स्मॉल से रिप्रेजेंट करूंगा। और बेटा डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ई, या ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी।
और फ्लक्स होगा बी, बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, और यूनिट होगी बेटा वोल्ट। व्हाट इज द नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंज लो। किसकी वजह से बेटा? लेंज लो और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। इस नेचर से कुछ भी लेना आसान नहीं है। यदि आप कुछ लेना चाहते हो तो आपसे वापस कुछ लेगी। जैसे आप स्कूटर पे बैठे, स्कूटर स्टार्ट किया, तो आप किस फ्लक्स में हैं? एक एयर फ्लक्स में है। हर जगह एयर अवेलेबल है। आपने स्कूटर को दौड़ाना शुरू किया, आपने एयर फ्लक्स को चेंज करते हुए जा रहे हो। उस चेंज इन फ्लक्स से एक विंड जनरेट होगी और वो विंड आप ही को पीछे धकेलेगी। आपके लंबे बाल है पीछे की तरफ चले जाएंगे, ढीले कपड़े हैं वो पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे। बहुत तेज जब चलाओगे तो स्किन भी पीछे खींचना शुरू हो जाती है। तो दैट इज द इम्पैक्ट। एयर फ्लक्स उस चीज को रोकती है और इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ द ईएमआई, इनर्शिया ऑफ द करंट। जब भी आप कहीं चेंज करेंगे, क्योंकि सर हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज। आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हो, वो ऐसा करने से रोकेगा, और वो जो रोकने वाली डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। अब चलो स्कूटी पर नहीं आपने ध्यान करा, आप अपनी कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, और आपने बोतल में आपको कुल्ला करना था, पानी जब बाहर फेंकते हो तो पीछे की तरफ आता है, लेकिन कुछ ड्रॉपलेट्स आगे की तरफ भी निकल के आए। हर चीज में इनर्शिया आता है। अभी एक कॉपी उठाऊं मैं यार, ऐसे ऐसे हिलाने लगूं तो मैंने एयर को हिलाया, उसने विंड जनरेट कर दी। स्कूटी, बाइक, कार, कहीं भी ट्रेन, किसी में भी बैठ के जाओ आपको बहुत तेज हवा लगती रहती है, क्योंकि वो स्पीड, जितनी स्पीड से वो एयर फ्लक्स को चेंज कर रहा था उतनी ही आपको विंड को महसूस करना पड़ेगा। जैसे अंजलि हल्की फुल्की सी है, इसे बहुत बड़ा गाउन पहना के और बाइक पे बैठा के कि तू 100 की स्पीड पे भगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाइक आगे निकल जाए और अंजलि पीछे उड़ जाए, क्योंकि एयर फ्लक्स इतना ज्यादा होगा कि वो उसे क्या करेगा? पोज कर देगा। बड़े से, जैसे बड़ा सा रिक्शा वाले होते हैं और ये थर्माकोल जिनमें वेट नहीं होता, वॉल्यूम इतना ज्यादा ऐसे रख के, और आप बहुत तेजी से कार चलाओगे वो पलट देगा उसे, क्योंकि थ्रस्ट इतना ज्यादा होगा। तो जो नेगेटिव साइन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? लेंज लॉ को और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लेंज लॉ पूरी एक क्लास का काम है बेटा। कम से कम 20 सवाल कराता हूं मैं लेंज लॉ पर, और इसी पर भेज 1-2 नंबर का सवाल आता है। लेंज लॉ क्या है अभी बात करेंगे। अब ये तो ईएमएफ, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो बाई ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, आई इक्वल्स टू बेटा ई बाई आर। तो आई इक्वल्स टू -1 बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी। ये होता है बेटा इंड्यूस करंट इन एम्पियर। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन अपोजिट को दिखाता है, केवल इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है कि इट इज द इनर्शिया। तो जब भी आपको लिखा है राइट द लॉज ऑफ फैराडे इन ईएमआई, तो बेटा यहां तक तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। धीरज? यस सर। नहीं सर। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, बहुत आता है बेटा, उस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। मैं एनसीईआरटी में तेरे को बताऊंगा, तो इस क्लास के बाद बस इसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि चलो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इज द कलेक्शन ऑफ द चार्ज, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। यदि कहीं ईएमएफ इंड्यूस होता है
यदि कहीं करंट इंड्यूस होता है तो उसमें चार्ज भी तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि शो दैट इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो चार्ज इंड्यूस होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक बार इंड्यूस हो गया दैट्स इनफ। अब टाइम के रिस्पेक्ट ऑफ करंट होगा। तो यहां बेटा एक क्वेश्चन आता है, उसे देखो कैसे। मैंने क्वेश्चन भेजा था क्या, शो दैट इंड्यूस चार्ज in a conductor is independent of time। ये टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो बेटा प्रूफ, बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इंड्यूस करंट क्या था, -1/r d∅b/dt एंड करंट ऑल्सो dq/dt नेगेटिव ड्यू टू लेंज लॉ। लेना नहीं चाहिए, बस केवल दिखाने के लिए है। तो बेटा 1/r d∅b/dt dq/dt, dt से बेटा dt कैंसिल, तो dq इक्वल्स टू 1/r ऑफ d∅b इंटीग्रेटिंग। जब बेटा इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq 0 से q 1/r इंटीग्रेशन ऑफ कितना बेटा d∅b या 0 से phi b। तो दिस इज q 0 to q 1/r phi b। तो q इक्वल्स टू बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। इतने क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पर बेस्ड, इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोर्ड में 3-4 क्वेश्चन हमेशा देखे गए इस पर बेस्ड। उस टाइम बच्चे को नहीं समझ आता कि भाई हमने तो इंड्यूस करंट पढ़ा था, इंड्यूस चार्ज पढ़ा था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में बेटा जी ये कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए, चार्ज के लिए। तो इसे याद रखेंगे। दूसरी बात आती है बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि मुझे एक फ्लक्स दे रखा, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, धीरज, सुधांशु, धीरज, नेगेटिव साइन बेटा लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इरशाद और बेटा लेंज लॉ नेक्स्ट क्लास में होगा, पूरी 2 मीटिंग लग जाएंगी बेटा इसमें। केवल अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, अभी इतना देखो बस, क्योंकि यदि मैं बेटा यहीं पर लेंज लॉ करूंगा और बीच में छूटेगा तो फिर वो समझ नहीं आएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारी बातें करेंगे बेटा। तो बेटा जी अब बात आती है, मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने कराया था, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इक्वल्स टू 2t² - 3t + 6 Weber. Find the induced current after 10 seconds having a resistance 10 ohm. ओम का बेटा रेजिस्टेंस है। तो
तो बेटा यहाँ पर जब सॉल्यूशन देखोगे आप, फ्लक्स क्या है, 5b इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ई क्या होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ई बेटा माइनस 2t माइनस 3, ई बेटा माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3, ई इक्वल्स टू माइनस 17 वोल्ट। 40 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन गलत करा है सर। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ गलत किया है बेटा, ये ले 37 आ गया। यस सर, अब ठीक है। तो करंट क्या हो गया बेटा, E बाई आर, तो I इक्वल्स टू माइनस 37 बाई आर, और R कितना है बेटा 9, तो करंट जनरेट हुई माइनस 3.7 एम्पियर। एक सेकेंड इसे देखो, मैं एक सेकेंड में आ रहा हूं जरा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? धीरज? नहीं सर। तो ये बेटा दो लो हो गए फैराडे के, EMI हो गया बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद सवाल आता है कि आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को कैसे जस्टिफाई करोगे, किस डायरेक्शन में। हमने मैग्नेटिक फील्ड, जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है या करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, और उसके लिए हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। यदि आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालनी है तो उसके लिए लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये राइट है, ये जो थंब है ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस करंट, ये भी वही था, या फोर्स था, ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट था, ये भी करंट है। इससे इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एक तो पहले लेंज लॉ को समझना है, फिर ये जो लॉ है केवल इस तरह से इंक्रीजिंग फ्लक्स के लिए अवेलेबल है। यदि फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो आप इस लॉ को एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। यदि फ्लक्स डिक्रीज होता है तो जो ये डायरेक्शन दिखाएगा उसके ऑपोजिट लेंगे। अब बात बच्चे को ये नहीं समझ आ रही फ्लक्स कैसे चेंज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा। तो जब किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में या फ्लक्स में एंटर कराते हैं तो एंट्रिंग सिचुएशन इज द इंक्रीजिंग ऑफ द फ्लक्स, और जब वो एग्जिट होता है, फील्ड से बाहर निकल के जाता है, तो वो होता है डिक्रीजिंग फ्लक्स। तो लेंज लॉ इतना आसान नहीं है, केवल स्पेलिंग ही छोटी है कि बस 1 मिनट में समझ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इसी पर बेस्ड होती है। तो जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब एंटरिंग करते हैं, एंटर कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एरिया है, तो सारा वो इंक्रीज होता जाएगा।
लेकिन जब मैं बाहर निकल के जाऊंगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिचुएशन जो है, तो ये पूरा लेंथ लो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल 25-40 सेकंड बची है क्लास को डिस्कनेक्ट होने में। तो आप यहाँ तक इस चैप्टर को साथ साथ पढ़िए। इससे अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल देना शुरू करूंगा। पिछले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल था नहीं बेटा। और अब टेस्ट की बात बताओ, संडे को टेस्ट देना है तो मैं बेटा बनाता हूँ। धीरज सर जी धीरज देंगे टेस्ट। देंगे तो संडे को फिर 12 बजे टेस्ट है बेटा। ठीक है सर जी। फिफ्थ Thank you, sir. चैप्टर का संडे Okay, को sir. 12 बजे टेस्ट है। और बेटा गुड इवनिंग। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर नमस्ते।